मॉर्निंग। सीएस पैरामेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमने कौन सी मेडिसिन खत्म कर दिया था? मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन खत्म कर दिया था। अब कौन सी मेडिसिन हमने स्टार्ट की थी? कौन सी मेडिसिन स्टार्ट की थी? क्या नाम है इसका? एंटी कॉलिनेस्टेरेज। कौन सी मेडिसिन? एंटी कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन। एंटी कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन जो होती हैं वो क्या करती हैं? मसल्स रिलैक्सेशन वाली जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, मसल्स रिलैक्सेशन वाली जो मेडिसिन होती है उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमको कौन सी मेडिसिन देनी पड़ती है? एंटी कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन, ठीक है। और मसल्स रिलैक्सेशन में कौन सी मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन में हमको इनका इफेक्ट खत्म करने के लिए मेडिसिन का यूज करना पड़ता है? कौन सी? नॉन पोलराइजिंग जो मसल रिलैक्सेशन मेडिसिन थी, ठीक है, उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमको कौन सी मेडिसिन दी जाती है? देना पड़ता है एंटी कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन, ठीक है। ये क्या करती है? जब हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के दौरान, मतलब बेहोशी के दौरान, ठीक है, पेशेंट को क्या करते हैं? कौन सी मेडिसिन देते हैं? नॉन पोलराइजिंग मेडिसिन, ठीक है, मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन। ये क्या करती है? लॉन्ग टाइम के लिए मसल्स को रिलैक्स करके रखती है, ठीक है। जब हम नॉन पोलराइजिंग मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को 3 से 4 घंटे तक बेहोश करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्जरी की। सर्जरी कितने टाइम तक चलनी है, ठीक है। उसके चलने के बाद, मतलब एनेस्थीसिया, सर्जरी खत्म होने के बाद हमको एनेस्थीसिया का प्रभाव भी खत्म करना होता है। पेशेंट की जो मसल्स होती हैं वो एकदम रिलैक्स होती हैं, तो हमको पेशेंट को पहले के जैसा करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? एंटी कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन। इस मेडिसिन को देने के बाद क्या होता है? जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स बॉडी को क्या करते हैं? रिलैक्स करके रखते हैं। उन हार्मोन्स को खत्म करने का काम कौन सी मेडिसिन करती है? एंटी कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें सबसे अहम जो मेडिसिन ज्यादा यूज की जाती है वो होती है नियोस्टेगमाइन मेडिसिन। कौन सी? नियोस्टेगमाइन मेडिसिन। ये जो नियोस्टेगमाइन मेडिसिन है ये क्या करती है? नॉन पोलर मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन के प्रभाव को खत्म करने का काम करती है, ठीक है। मसल्स रिलैक्सेशन के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को खत्म करने का काम कौन सी मेडिसिन करती है? नियोस्टेगमाइन मेडिसिन, ठीक है। तो हम देखेंगे नियोस्टेगमाइन इंजेक्शन। नियोस्टेगमाइन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सर्वाधिक यूज में आने वाली मेडिसिन है, सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। और ये क्या करती है? सेकेंड, ये क्या करती है? ये हार्मोन्स को तेजी से नष्ट करती है। ये क्या है? ये कैसी मेडिसिन है? कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन है। कैसी? कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन है। तो ये जो नियोस्टेगमाइन क्या करती है? जो मसल्स रिलैक्सेशन वाले हार्मोन्स हैं उनको खत्म करने का काम करती है। समझ में आया? फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका यूज। तो इसका यूज किस किस लिए किया जाता है? तो नॉर्मल अगर इसकी बात करें हम इसके यूज की, तो मसल्स रिलैक्सेशन, कौन सी मेडिसिन? जो नॉन डिपोलराइजिंग मेडिसिन हमने दी थी मसल्स रिलैक्सेशन, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए किसका? नियोस्टेगमाइन का यूज किया जाता है। यही इसका यूज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, इसका यूज नहीं, हाँ, यूज तो हमने देख लिया। क्या? प्रॉपर्टीज हमने देखी कि क्या थी इसकी प्रॉपर्टी? कि नॉन डिपोलर मसल्स रिलैक्सेशन मेडिसिन के प्रभाव को खत्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन? एंटी कॉलिनेस्टेरेज मेडिसिन, जिसमें नियोस्टेगमाइन आता है। ये क्या करती है? मसल्स रिलैक्सेशन वाले हार्मोन्स को खत्म करने का कार्य करती है। अगर हम इसका यूज देखें तो इसका यूज कब किया जाता है? अगर किसी पेशेंट का यूरिन रुका हुआ है तब हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। कौन से इंजेक्शन को? नियोस्टेगमाइन इंजेक्शन को। दूसरा हम देखते हैं कि हमने देखा था ग्लाइकोपाइरोलेट और एट्रोपिन। ग्लाइको इंजेक्शन एट्रोपाइन तथा ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन के साथ भी नियोस्टेगमाइन इंजेक्शन को दे सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था? इसमें इन मेडिसिन का यूज किस लिए किया जाता है? रिवर्सल इफेक्ट का निर्णय रोगी के, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका एक और मतलब नियोस्टेगमाइन देके हम पेशेंट का क्या देख सकते हैं? पेशेंट के रिवर्स इफेक्ट को देख सकते हैं कि ये मेडिसिन देने के बाद पेशेंट पहले जैसे हुआ है या नहीं। ये जानने के लिए हम पेशेंट से क्या करेंगे? कन्वर्सेशन करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्सेशन का मतलब हम उससे बात करेंगे, आप कैसे हो, आपको पहले जैसा फील हो रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब हम पेशेंट से कन्वर्सेशन करेंगे उसके बाद हमको इसका रिवर्स
पेशेंट अभी पहले से बेटर है या पहले जैसा ही फील कर रहा था जब हमने कौन सी मेडिसिन नहीं दी थी, नॉन डिपोलराइजिंग मेडिसिन देने के पहले, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्या दुष्परिणाम, जिसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो ये किस किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए या इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, पैरालाइसिस कर देता है अगर किसी में ये दिखा। और पल्मोनरी एडिमा, हमारी जो क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा मतलब हमारा जो लंग्स होता है, ठीक है, तो लंग्स में क्या भर जाता है, पानी। लंग्स में पानी भर जाने को क्या बोला जाता है, पल्मोनरी एडिमा कहा जाता है। तो अगर इस मेडिसिन का कौन सा नियोस्टिग्माइन का अगर हमने एडवर्स इफेक्ट देखे या दुष्परिणाम देखे, अगर किसी पेशेंट को इसका दुष्परिणाम दिखेगा तो क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, मतलब पेशेंट के लंग्स में पानी भर जाएगा। और हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हमने क्या देखा, श्वास मतलब ये पैरालाइसिस उत्पन्न कर देता है, लकवा समझा है ना, पैरालाइसिस उत्पन्न कर देता है, ठीक है, अगर किसी में देखा गया। वैसे नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन कल लिखा हुआ था ना, एंटीसाइलागोग मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन, एंटीसाइलागोग मेडिसिन, ठीक है। तो एंटीसाइलागोग मेडिसिन हमने कभी कौन सी मेडिसिन खत्म की है, एंटीकोलिनेस्टेरॉइड मेडिसिन। अब हम स्टार्ट करेंगे एंटीसाइलागोग मेडिसिन। तो एंटीसाइलागोग का जो काम है, मेन काम है, ये क्या करती है, जो सलाइवा होता है, सलाइवा के सिक्रेशन को कम कर देती है, ठीक है। पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दिया, एनेस्थीसिया के दौरान जब पेशेंट क्या होता है, होश में आता है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, लार का सिक्रेशन होता है, उसके मुंह से लार पूरे टाइम गिरती जा रहती है। तो उस सिक्रेशन को करने के बंद करने के लिए कि सर्जरी के बाद या एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को सलाइवा सिक्रेशन ना हो, उसको कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एंटीसाइलागोग मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन, एंटीसाइलागोग। किस लिए दिया जाता है, पेशेंट का सलाइवा सिक्रेशन को कम करने के लिए, ठीक है। कभी भी आप हॉस्पिटल में जाओगे, जब आप ऑपरेशन थिएटर में रहोगे, देखोगे पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है, ज्यादातर जनरल एनेस्थीसिया। कौन सा एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया के बाद जब हम पेशेंट को दोबारा होश में लाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट को क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा सलाइवा। अगर हमने कौन सी मेडिसिन नहीं दिया है, एट्रोपाइन और ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन नहीं दिया है, तो पेशेंट को क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा सलाइवा सिक्रेट होता है, मुंह से लार गिरने लगती है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही हम एट्रोपाइन और कौन सा इंजेक्शन, ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे पेशेंट को ऑपरेशन के बाद या सर्जरी के दौरान पेशेंट में सलाइवा सिक्रेशन ना हो। समझ में आया। तो फर्स्ट मेडिसिन कौन सी है, एट्रोपाइन सल्फेट। कौन सी मेडिसिन, एट्रोपाइन सल्फेट। तो एट्रोपाइन सल्फेट है वो, ये जो ये वाली मेडिसिन है, एक ट्री होता है जिसे बोलते हैं बेलाडोना पेड़। क्या बोलते हैं, बेलाडोना पेड़। एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है जिसका नाम है बेलाडोना पेड़। इस ट्री से क्या मिलता है, इस ट्री के एल्कलाइड से क्या प्राप्त होता है, एट्रोपिन सल्फेट प्राप्त होता है। कौन से पेड़ से, बेलाडोना प्लांट। कौन सा, बेलाडोना प्लांट से हमें क्या प्राप्त होता है, एट्रोपिन प्राप्त होता है, ठीक है। तो एट्रोपिन क्या करता है, यह हमारे सलाइवा को क्या करता है, कम करने का काम करता है। सेकंड, ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे सेंटर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। उस सिस्टम को उत्तेजित करने का काम कौन करता है, एट्रोपाइन सल्फेट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके यूज में। तो इसका यूज क्या है, किस लिए इसका यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता होगा, सलाइवा सिक्रेशन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इस मेडिसिन को एनेस्थीसिया के पहले ही दे दिया जाता है, ठीक है। एनेस्थीसिया देने के पहले ही इस मेडिसिन को दे दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या काम करती है, इस मेडिसिन से पल्मोनरी, अगर हम फेफड़े की कोई जटिलताएं हैं, लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। सेकंड क्या है, हमने देखा हार्ट रुकने की घटनाएं कम होती है। इस मेडिसिन, अगर हमने स्टार्टिंग में ही कौन सी मेडिसिन दे दी है, एट्रोपाइन, तो सर्जरी के दौरान पेशेंट को क्या नहीं होगा, एक तो उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, है ना,
कोई भी मेडिसिन के अगर इफेक्ट हो रहा है, हमने और भी मेडिसिन दी है एट्रोपिन के अलावा, अगर उसका साइड इफेक्ट दिख रहा है, पेशेंट क्या हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है उसका पल्स रेट, मतलब उसका हार्ट क्या हो रहा है, काम करना बंद कर रहा है किसी और मेडिसिन के साइड इफेक्ट से। अगर उसके पहले हमने कौन सी मेडिसिन दे दी है, एट्रोपाइन, तो एट्रोपाइन क्या काम होगा, ये क्या करेगा, कार्डियक अरेस्ट होने से रोकेगा, ठीक है, किसी और मेडिसिन के साइड इफेक्ट को नहीं होने देगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा, कार्डियक जो अरेस्ट है हार्ट को काम करने से, बंद होने से रोकेगा, ठीक है। कौन सी मेडिसिन, एट्रोपाइन। मैंने क्या बोला, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट होते हैं कि वो कार्डियक अरेस्ट कर देता है, ठीक है, पल्स रेट को कम कर देता है, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देता है। हमने देखी ना बहुत सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट देखे ना, तो अगर हमने उन मेडिसिन का यूज किया है, ठीक है, और उसके पहले कौन सी मेडिसिन दे दी है, एट्रोपाइन, तो एट्रोपाइन क्या करेगा, कार्डियक अरेस्ट को रोकेगा, क्या करेगा, कार्डियक अरेस्ट को रोकने का काम करता है। सेकंड हमने क्या देखा, ये पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन का मतलब है लंग्स में कोई भी जटिलता, ना तो ये लंग्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना तो ये हार्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, ये लाइफ सेविंग दवा है। लाइफ सेविंग का मतलब तो समझ जाओ ना, कार्डियक अरेस्ट नहीं आएगा, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो हमारी लाइफ कैसी होगी, सेव रहेगी, ठीक है। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या करता है एनेस्थीसिया के दौरान, हार्ट, रेस्पिरेटरी का कम हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन कम, अगर हमारा बीपी भी कम हो रहा है या बीपी भी बढ़ रहा है तो कार्य तो हार्ट कर रहा है ना, पंपिंग तो हार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर एनेस्थीसिया के दौरान अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कहाँ पे, हार्ट में, कहाँ पे, हार्ट में। तो ये क्या करता है, हार्ट के मतलब जो ये मतलब एट्रोपाइन इंजेक्शन है, तो ये एट्रोपाइन इंजेक्शन क्या काम करता है, लाइफ सेविंग मेडिसिन की तरह काम करता है, मतलब लाइफ सेव करता है। लाइफ सेव का मतलब क्या है, इसको देने से हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी तो लाइफ सेविंग का काम करेगा, ठीक है। बात आती है अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट है, उस टाइम पे भी हम एट्रोपिन इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट है, किसी को हार्ट अटैक है, तो उस टाइम पे भी हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, एट्रोपाइन इंजेक्शन दे सकते हैं। समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को स्वाभाविक से, मतलब हार्ट रेट को ये नॉर्मल बना के रखता है, ये हार्ट रेट को कम नहीं होने देता, मतलब ये क्या करता है, हार्ट के लिए काम करता है, ठीक है। लाइफ सेविंग का मतलब है ये हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, और जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा तो हमारे ऑर्गन्स, बाकी ऑर्गन्स में भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। अगर हार्ट में कोई ऐसी मेडिसिन है जिसने हार्ट में अटैक किया तो क्या हुआ, हमारा जो ब्लड सिस्टम है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हो जाएगा। जब सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हो जाएगा तो ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, जब ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो पेशेंट क्या हो जाएगा, डेड, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, हार्ट के लिए काम करता है, ठीक है। ये लाइफ सपोर्ट ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है, या इसे लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किसे ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है, किसे ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट की आंखों में काला मोतिया है, मोतिया होता है ना, मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं, अगर किसी की आंखों में काला मोतिया है तो उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, एट्रोपाइन मेडिसिन देनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किसी का यूरिन रुका हुआ है, ठीक है, यदि किसी का यूरिन रुका हुआ है तब भी हम इस मेडिसिन को नहीं देंगे। रुका हुआ है तो एट्रोपिन नहीं देंगे, पर रुका हुआ है और उसे मतलब क्या करना है, मतलब यूरिन पास हो, रुका हुआ है यूरिन पास हो, तो कौन सी मेडिसिन देंगे, नियोस्टिगमाइन। और अगर पेशेंट का यूरिन रुका हुआ है तो हम एट्रोपाइन इंजेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी कहाँ पाई जाती है, हार्ट में। कहाँ पाई जाती है कोरोनरी धमनी, हार्ट में। तो ये कोरोनरी धमनी के जो भी रोग होते हैं उनको कम कर, मतलब अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी धमनी का रोग है, ठीक है, कोरोनरी धमनी में रोग क्या होता है कि जो कोरोनरी धमनी या आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, उस आर्ट में क्या होता है, फैट इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है, फैट इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड
सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, अगर ये किसी पेशेंट को ऐसा कोई रोग है पेशेंट को कोरोनरी धमनी का, तो उस पेशेंट को भी हमको कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, एट्रोपाइन मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब इसके दुष्परिणाम। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में इसके इफेक्ट दिख रहे हैं तो क्या दिखेगा कि पेशेंट का माउथ सूखेगा और क्या होगा, स्किन ड्राई होगी। क्या होगा, स्किन ड्राई होने लगेगी और उसका माउथ क्या होगा, सूखने लगेगा। वो आपसे बार बार क्या मांगेगा, पानी मांगेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसका साइड इफेक्ट और दिख रहा है तो क्या होगा, ब्लड विजन। ब्लड विजन मतलब देखने में प्रॉब्लम। ठीक है, उसको ब्लर दिखेगा। ब्लर तो समझते हो ना, ब्लर का मतलब ब्लड विजन मतलब देखने की क्षमता जो होती है, जो विजन होता है वो क्या हो जाता है, ब्लड हो जाता है। फिर अगर हम बात करें टेकीकार्डिया, तो टेकीकार्डिया क्या कहलाता है, ब्रैडिकार्डिया क्या कहलाता है, ब्रैडिकार्डिया पल्स रेट का कम जाना, टेकीकार्डिया पल्स रेट का बढ़ना। पक्का श्योर, पूछती हूँ अभी। पेशेंट किस में चला जाता है, टैकीकार्डिया में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फोर्थ की अगर हम बात करें तो उसके बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब पेशेंट को फीवर आ जाता है। तो हमने क्या देखे, एट्रोपाइन के एडवर्स इफेक्ट देखे। फर्स्ट हमने देखा माउथ और स्किन का ड्राई होना, सेकेंड हमने देखा ब्लड विजन, थर्ड हमने देखा टैकीकार्डिया, फोर्थ हमने देखा ज्वर होना या फीवर होना या बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ जाना। ये क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट। अब हम बात करते हैं डोज की, कि पेशेंट को कितना डोज देना है, कौन से इंजेक्शन का, एट्रोपाइन इंजेक्शन का। तो इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट 0.25 से 1 मिलीग्राम तक IM दे सकते हैं। 0.25 to 1 मिलीग्राम IM दे सकते हैं। ठीक है, डोज की अगर हम बात करें तो कितना दे सकते हैं, 0.25 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम तक कैसे दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। ठीक है, इस मेडिसिन को हम IV भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी कि हमको ये मेडिसिन कैसे उपलब्ध होती है, किस में उपलब्ध होती है, तो एक 10 ml तथा 50 ml के वायल में हमको ये मेडिसिन प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आया, किसमें प्राप्त होती है, 10 ml तथा 50 ml के वायल में ये एट्रोपिन इंजेक्शन क्या होता है, हमको उपलब्ध होता है या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यही था। नेक्स्ट क्लास में हम एंटीसायलॉग में ही कौन सी मेडिसिन पढ़ेंगे, ग्लाइकोपाइरेट। ठीक है, थैंक यू।